नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की। हाल ही में 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार, निवेश और रक्षा सहित विविध क्षेत्रों में व्यापक आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाना है। आइए जानते हैं भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु। भारत और ईयू के मध्य सहयोग को आगे बढ़ाने और संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी वर्ष 2025 तक के लिए एक रोड मैप की शुरुआत की गई है। भारत और ईयू के बीच ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट अर्थात BTIA पर वर्ष 2007 से वार्ता की जा रही है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसीलिए इसे जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए एक उच्च स्तरीय व्यापार और निवेश संवाद मंच का प्रारंभ किया गया है। दरअसल BTIA यानी ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में अंतर्निहित कुछ मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य असहमति विद्यमान है। यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल्स पर शुल्क में उच्च कटौती, वाइन, स्पिरिट्स आदि पर करों में कटौती और एक सुदृढ़ बौद्धिक संपदा व्यवस्था चाहता है, जबकि भारत डेटा सिक्योर दर्जा, कुशल श्रमिकों के अस्थायी आवागमन पर मानदंडों में शिथिलता चाहता है। शिखर सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया है। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर एक घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। आपको बता दें कि एक संघ के रूप में ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय वस्तु व्यापार लगभग $100 बिलियन का है। साथ ही ईयू भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। वर्ष 2000 से 2017 के बीच ईयू के निवेशकों द्वारा भारत में लगभग 609.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। हालांकि भारत ईयू के विदेशी व्यापार के लगभग 2% का ही प्रतिनिधित्व करता है। अगली खबर स्किल इंडिया मिशन से संबंधित है। बीती 15 जुलाई को स्किल इंडिया मिशन के 5 वर्ष पूरे होने और विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलते व्यावसायिक परिवेश और बाजार की परिस्थितियों के संदर्भ में प्रासंगिक बने रहने के लिए युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल संवर्धन के लिए प्रेरित किया है। स्किल इंडिया मिशन से बड़ी संख्या में उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कौशल विकास अवसंरचना और समर्थन देना शामिल है। आइए अब स्किल इंडिया मिशन के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं और उनकी स्थिति पर नजर डालते हैं। पहली योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ये एक कौशल प्रमाणन योजना है जो भारतीय युवाओं को उद्योग से संबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इससे उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस योजना की मुख्य उपलब्धियां हैं। 250 से अधिक रोजगार भूमिकाओं में अभी तक 37 क्षेत्रकों में कुल 92 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। भारत के 704 जिलों में मॉडल कौशल केंद्रों के रूप में 720 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं। दूसरी योजना राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले लगभग 85,000 प्रतिष्ठानों के साथ कुल 8.6 लाख लोग NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत संलग्न हैं। तीसरी योजना जन शिक्षण संस्थान योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार प्रासंगिक कौशल की पहचान करते हुए निरक्षरों और नवसाक्षरों के साथ साथ स्कूल ड्रॉप आउट्स को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। जन शिक्षण संस्थान योजना की मुख्य उपलब्धि ये है कि इसके तहत 2019-20 में 4,10,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। चौथी योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों को कुशल श्रम बल की आपूर्ति करना और युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की मुख्य उपलब्धियां हैं। पिछले 5 वर्षों में 5,000 से अधिक ITIs स्थापित की गई हैं और वर्तमान में कुल 15,000 संस्थान कार्यशील हैं। ITI की क्षमता में वृद्धि होने से यहाँ 34,63,000 छात्र पंजीकृत हैं। 5वीं योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम है।
इसे विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता प्राप्त संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया गया है। इसके तहत चयनित कुल 75 स्कॉलर्स में से 32 महिला उम्मीदवार हैं। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि जियो कंपनी ने पूर्णतया स्वदेशी प्रौद्योगिकी एवं समाधानों का उपयोग करके 5G को विकसित किया है। ये जियो को देश में 100% घरेलू प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व स्तरीय 5G सेवाएं आरंभ करने में सक्षम बनाएगी। ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय कंपनी मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उद्यमिता विकसित करेगी। वर्तमान में भारत दूरसंचार उपकरणों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इस प्रकार इसका विकास दूरसंचार विनिर्माण, विशेष रूप से 5G पर केंद्रित एक नए परिवेश की स्थापना कर सकता है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। 5G तकनीक में आत्मनिर्भरता रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने सुरक्षा एवं गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चीनी कंपनी हुवेई को प्रतिबंधित कर दिया है। 5G नेटवर्क के विकास के संबंध में ZTE और हुवेई जैसी चीनी कंपनियों का एकाधिकार है। ये दोनों कंपनियां इस तकनीक से संबंधित अधिकांश उपकरणों को उपलब्ध कराती हैं। आइए अब 5G नेटवर्क के बारे में जानते हैं। 5G 5वीं पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है। ये 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नवीन वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे उच्च Gbps डेटा स्पीड, तीव्र काल, अधिक विश्वसनीयता, व्यापक नेटवर्क क्षमता, अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक समान यूजर अनुभव। इसका उच्च प्रदर्शन और बेहतर दक्षता नए उपयोगकर्ता के अनुभवों को बेहतर बनाएगी और अधिक से अधिक नवीन उद्योगों को 5G नेटवर्क से जोड़ेगी। अगली खबर जनसंख्या प्रवृत्ति पर रिपोर्ट से संबंधित है। लांसेट पत्रिका द्वारा जनसंख्या प्रवृत्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें विभिन्न प्रजनन दर, प्रवास और मृत्यु दर का अध्ययन करके भविष्य की जनसंख्या का एक मॉडल तैयार करने के लिए 195 देशों की जनसंख्या प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में भारत से संबंधित कुछ निष्कर्ष भी दिए गए हैं, जिनमें जनसंख्या की वर्तमान विकास दर के आधार पर ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2048 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1.61 अरब होगी और इसके पश्चात ये वर्ष 2100 तक घटकर 1.09 अरब हो जाएगी। कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट्स TFR में वर्ष 2040 तक तीव्र गिरावट होगी। ये वर्ष 2100 तक 1.29 के स्तर पर पहुंच जाएगी। दरअसल TFR उन बच्चों की औसत संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें एक महिला अपने जीवन काल में जन्म देती है। यदि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है तो देश की जनसंख्या में गिरावट आती है। भारत में प्रति महिला कुल प्रजनन दर TFR वर्ष 2011 के 2.4 से घटकर 2018 में 2.2 हो गई है। स्थिति में सुधार परिवार नियोजन के लिए आरंभ की गई पहलों की वजह से हुआ है, जैसे मिशन परिवार विकास, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, परिवार नियोजन, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि। ये अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2100 तक भारत में कामकाजी जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होगी। इस रिपोर्ट के अन्य वैश्विक निष्कर्ष: वर्ष 2064 तक वैश्विक जनसंख्या 9.73 अरब यानी अपने उच्चतम स्तर पर होगी और इसके बाद ये वर्ष 2100 तक घटकर 8.79 अरब हो जाएगी। वर्ष 2100 में सर्वाधिक जनसंख्या वाले अनुमानित 5 देश भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान होंगे। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। कोचीन पत्तन का वल्लारपदम टर्मिनल। हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने वल्लारपदम टर्मिनल पर जारी विकास गतिविधियों की समीक्षा की। इसकी परिकल्पना भारत के प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में की गई है। ट्रांसशिपमेंट हब दरअसल किसी पत्तन पर वह टर्मिनल है जहां कंटेनरों का प्रबंधन किया जाता है, उनका अस्थायी भंडारण किया जाता है और उन्हें गंतव्य स्थलों तक पहुंचाने के लिए अन्य पोतों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। वल्लारपदम टर्मिनल भारत के लिए इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता के संदर्भ में इसकी स्थिति सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये सभी भारतीय फीडर पत्तनों से न्यूनतम औसत समुद्री दूरी पर स्थित है और भारत के प्रमुख बाजारों से भी इसकी निकटता है। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम।
हाल ही में सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर के संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान इसका शुभारंभ किया गया। SDP यानी सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID संयुक्त रूप से करते हैं। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के मुख्य लक्ष्य होंगे ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना, भारत सरकार को निर्णय लेने की प्रक्रिया से अवगत कराना, मॉडलिंग टीमों, सरकार, नॉलेज पार्टनर्स और वित्त पोषकों के बीच सहयोग में सुधार करना, विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में यानी ज्ञान संबंधी अंतराल की पहचान करना और भारतीय संस्थानों की क्षमता को बढ़ावा देना। कोरोश्योर ये RT-PCR आधारित विश्व की सबसे वहनीय कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है। इसका आधार मूल्य 399 रुपये है और इसे IIT दिल्ली के छात्रों ने विकसित किया है। कोविड-19 के लक्षणों का पता लगाने के लिए RT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर आधारित एक प्रक्रिया है जो वायरलेस के विशिष्ट आनुवांशिक खंडों की कई प्रतिलिपि निर्मित करती है और उन्हें परिवर्धित करती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि विश्लेषण करने के लिए एक सैंपल ही पर्याप्त है। काजी 106F ये भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर यानी स्वर्ण बाघ है। ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस बाघ की त्वचा काली धारियों के साथ नारंगी पीले रंग से युक्त होती है और इसका पेट का हिस्सा सफेद रंग का होता है। बाघ के ये रंग प्रतिसारी जीन यानी रिसेसिव जीन्स की वजह से मिलते हैं जो कि अंतः प्रजनन के कारण दिखाई देते हैं। ऐसे प्रजनन उनके आवास की क्षति के कारण संपन्न होते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर गढ़वाल हिमालय के मध्य अवस्थित है। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। केदारनाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। ये पंच केदार में से एक है और यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत दूसरी विद्युत परियोजना है। इस तरह का पहला समझौता झेलम नदी पर ही कोहाला परियोजना के लिए हुआ था। भारत POK और गिलगित बाल्टिस्तान में बांधों और अन्य अवसंरचना निर्माण कार्यों का विरोध कर रहा है क्योंकि ये क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के भाग के रूप में भारत के अभिन्न अंग हैं। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र ये आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। ये दक्षिणी काकेशस क्षेत्र में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।